आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी गुजरात में 27 सालों से राज कर रही है और क्या ये सरकार आगे भी गुजरात को रूल कर पाएगी। 14 साल के काम का हिसाब देखिए, मेरे राज्य में पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। व्यूअर्स, आप सोच करके बताइए कि किसी भी राज्य में रहने के लिए एक आम इंसान को सरकार से क्या चाहिए। अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीजों पर बात करेंगे कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट आम लोगों की जरूरत पिछले 27 सालों में फुलफिल कर पाई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1960 में भाषा के आधार पर बॉम्बे से अलग होकर गुजरात का निर्माण हुआ था और 1962 में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस ने 113 सीट लाकर जीवराज मेहता को गुजरात का फर्स्ट सीएम बनाया। उसके बाद 1990s तक गुजरात में कभी कांग्रेस की सरकार रही या कभी प्रेसिडेंट रूल रहा। फिर 1990s में गुजरात का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में कांग्रेस 33 सीट ही ला पाई और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि कांग्रेस उस समय बोफोर्स स्कैम के एलिगेशन से घिरी हुई थी। उस इलेक्शन में 70 सीट जीतने वाली जनता दल गुजरात में उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी बनी और वहीं बीजेपी 67 सीट लाकर गुजरात में दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। दोनों पार्टीज ने मिलकर गुजरात में सरकार बनाया। जनता दल के चिमन भाई पटेल को सीएम और बीजेपी के केशुभाई पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि दोनों पार्टी के अलायंस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए और उसी साल चिमन भाई पटेल ने बीजेपी के साथ अलायंस तोड़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला ली। नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी जनता दल के धोखे को मुद्दा बनाकर 1995 के गुजरात इलेक्शन को जीत। उन्हें इस इलेक्शन में 121 सीट मिले और बीजेपी केशुभाई पटेल को गुजरात का सीएम बनाया। उसके बाद बीजेपी ने लोगों के बीच केशुभाई पटेल के पॉपुलैरिटी को कम देखते हुए और साथ ही साथ केशुभाई पटेल की हेल्थ रेगुलर खराब होने की वजह से नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया। नरेंद्र मोदी ने 12.5 सालों तक गुजरात पर राज किया और फिर उन्हें भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। करेंटली अभी गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं जिन्हें 13 सितंबर 2021 को सीएम बनाया गया था। व्यूअर, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि गुजरात हमेशा से इंडिया का सबसे अधिक अर्बेनाइज्ड और समृद्ध राज्यों में से एक रहा है। चाहे गुजरात में बीजेपी का सरकार रहा हो या कांग्रेस का, गुजरात हमेशा से इंडस्ट्रीज के मामले में अन्य राज्यों से आगे था। पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, डायमंड एंड जेम्स, ये सारे इंडस्ट्रीज में गुजरात हमेशा से आगे था। हालांकि राज्य कितना भी समृद्ध हो, अगर राज्य को एक प्रॉपर लीडर ना मिले तो उस राज्य को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिससे राज्य के इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट मिला। जैसे कि जब टाटा इंडस्ट्रीज को वेस्ट बंगाल से निकाला जा रहा था तो उस समय मोदी ने टाटा इंडस्ट्रीज को सिर्फ वेलकम ही नहीं किया बल्कि टाटा नैनो प्रोजेक्ट्स को गुजरात के सनानंद रीजन में सेटअप करने के लिए जो भी परमिशन चाहिए था उसको नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों के अंदर ग्रांट करवा दिया था। इस स्टेप के कारण आज वो पूरा रीजन एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। करीब 400 से भी ज्यादा कंपनीज आज उस रीजन में अपना इंडस्ट्रीज और ऑफिस को सेटअप कर चुके हैं, जैसे कि फोर्ड, कैडिला हेल्थ केयर, हिटैकी, कोलगेट एक्सेट्रा। उसी तरह ज्वेलरीज सेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने मॉडर्न ज्वेलरी यूनिट को सेटअप करने के लिए 3% से लेकर 7% क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सब्सिडी को इंट्रोड्यूस किया था। वैसे ही पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स के इंपोर्ट को कम करने के लिए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी, अडानी ग्रुप, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्टेट्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। गुजरात के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 7 से 10 सालों में स्टेट में 3 से 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पेट्रोकेमिकल सेक्टर इंडस्ट्री में होगा। गुजरात के बारे में जब कभी भी हम लोग सोचते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, ये सब चीजों के बारे में हम लोग सोचते हैं और इसके पीछे का कारण भी है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और डेवलपमेंट को एग्रेसिवली पुश भी किया है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने गुजरात में एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश करने के लिए भी बहुत से स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि 2003 में गुजरात सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC एक्ट को लाया था, जिसके तहत फार्मर्स अपने क्रॉप्स को डायरेक्टली इंडस्ट्रीज, होलसेलर्स और लार्ज ट्रेडिंग कंपनीज को सेल कर सकते थे, वो भी बिना किसी कमीशन एजेंट के हेल्प से। गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स को 2.5 लाख की सब्सिडी दी ताकि फार्मर्स ग्रीन हाउस सेटअप कर सके और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बिल्स में 25% रिलीफ भी दी, जिसके कारण 2001 से लेकर 2005 के बीच गुजरात में हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन का 100% से भी ज्यादा इंक्रीज देखा गया। गुजरात सरकार ने और भी
भी कई फैसले लिए, जैसे कि वुमेन फार्मर्स के लिए 2012 में एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन फार्मर्स को स्टार्ट किया। सरदार सरोवर डैम्स का निर्माण भी करवाया गया। किसानों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने एक यूनिक कैंपेन स्टार्ट किया, कृषि महोत्सव कैंपेन, जिसके तहत एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रो इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट, इनपुट सप्लायर्स, बैंक्स, लोकल्स और स्टेट लेवल पॉलिटिकल लीडर्स को इस कैंपेन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया ताकि वो लोग अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। हालांकि इस कैंपेन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, जो ये था कि 2011 सेंसस के अनुसार पिछले 10 सालों में लगभग 3,55,000 फार्मर्स डिक्रीज हुए और रिपोर्ट के अनुसार ये भी देखा गया कि लगभग 2.2 मिलियन इंडस्ट्रियल लेबर्स इंक्रीज हुए, क्योंकि बहुत किसानों ने गांव को छोड़ शहरों की ओर माइग्रेट हुए थे। एक समय था कि बॉर्डर स्टेट्स और कोस्टल रीजन्स होने के कारण पूरे गुजरात में गुंडों और स्मगलर्स का कब्जा रहा करता था। एक टाइम पे तो पोरबंदर और कच्छ के जेलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया था, क्योंकि वह पूरी तरह से गुंडों और स्मगलर्स के कब्जे में चला गया था। जब 2001 में मोदी गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने इसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज माना और इसे खत्म करने के लिए सबसे पहले पूरे कोस्टल बेल्ट को सिक्योर किया। 2005 में एक टॉप इंटरनेशनल स्मगलिंग सिंडिकेट का मेंबर हाजी अली इस्माइल सुभानिया को गुजरात पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। इसके साथ साथ कई छोटे गैंग्स लीडर्स को भी गुजरात पुलिस ने मार गिराया या तो जेल में डाल दिया गया। गुजरात गवर्नमेंट ने क्रिमिनल्स और माफियाओं को राज्य से खत्म करने के लिए गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लैंड ग्रैबिंग एक्ट, क्रिमिनल अमेंड एक्ट जैसे एक्ट्स को लेकर आए। एनसीआरबी रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया फॉर 2021 के अनुसार गुजरात का क्राइम रेट 11.9 था, वहीं नेशनल एवरेज 30.2 था। उसी तरह मर्डर्स का क्राइम रेट गुजरात में 1.4 रहा, वहीं नेशनल एवरेज 2.1 रहा। रेट ऑफ किडनैपिंग में गुजरात में लगातार गिरावट आई है, जहां 2018 में 3.0 था, 2019 में 2.7 रहा, तो वहीं 2021 में 2.3 था। अगर गुजरात का क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रिपोर्ट देखें तो सितंबर 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से गुजरात में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 22.1 था, जबकि अगर नेशनल एवरेज देखा जाए तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन 64.5 था, और अगर बाकी स्टेट्स को देखें तो असम का 168.3, दिल्ली का 147.6 और राजस्थान का 105.4 था। हालांकि अभी भी राज्य को बहुत सी चीजों में इम्प्रूव करने का जरूरत है, जैसे कि गुजरात शराबबंदी करने वाला भारत का पहला राज्य बना। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। गुजरात में अभी भी आसानी से शराब बेची और खरीदी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 सालों में 215 करोड़ से ज्यादा की विदेशी शराब पकड़ी गई है। ये सब रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि गुजरात में शराबबंदी बैन सिर्फ कागजों पर हुई है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। हाल ही में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का रिपोर्ट रिवील किया गया था। पीजीआई एक ऐसा टूल है जिससे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के एजुकेशन परफॉर्मेंस पर नजर रखा जाता है और उन्हें बताया जाता है कि किन इनिशिएटिव के कारण आपका राज्य एजुकेशन सेक्टर में आगे है और किन कारणों के कारण आपका राज्य एजुकेशन सेक्टर में पीछे है। पीजीआई इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से गुजरात 903 पॉइंट्स स्कोर कर पूरे इंडिया में 5th रैंक स्कोर की। 2021 रिपोर्ट के हिसाब से केरला, महाराष्ट्र और पंजाब का स्कोर 928 था, चंडीगढ़ का 927 और राजस्थान का 903 था। वहीं दिल्ली का पॉइंट 899 था और उन्हें 8 रैंक पर रखा गया था। जब 2001 में गुजरात में मोदी ने सीएम के तौर पर अपना कमान संभाला तो उस समय गुजरात प्राइमरी एजुकेशन के मामले में 20th रैंक पर थी। हालांकि कन्या केलावनी और शाला पर्वोत्सव अभियान जैसे कैंपेन के मदद से लगभग 34,000 स्कूल्स 18,000 गाँव में खोले गए। लड़कियों को एजुकेशन का बढ़ावा और उनके ड्रॉप आउट को कम करने के लिए विद्या लक्ष्मी बॉन्ड जैसे स्कीम स्टार्ट किए गए। विद्या लक्ष्मी बॉन्ड के तहत लड़कियां जब क्लास 1 में जाती तो उन्हें कुछ पैसा मिलता, जब वो क्लास 7 में जाती तो उन्हें कुछ और पैसा मिलता और जब वो 12 पास होती तो उन्हें उससे ज्यादा पैसा मिलता। स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से अवेयर कराने के लिए ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत 15,000 स्मार्ट क्लासरूम पूरे गुजरात में बनवाए गए। गुजरात गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जिन्होंने सबसे पहले एटेक कंपनी गुजरात एजुकेशन टेक्नोलॉजीज भी स्टार्ट किए, जिसके तहत जी साला ऐप लॉन्च किया गया। आज इस ऐप पर 3 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई। गवर्नमेंट स्कूल को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से करीब 10,000 करोड़ के लागत से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे इनिशिएटिव को शुरू किया है। इस मिशन के तहत गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल्स में करीब
1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम, 50,000 क्लासरूम, 20,000 कंप्यूटर लैब्स और 5,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनवाए जाएंगे। हालांकि ये स्टेप्स गुजरात गवर्नमेंट ने स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर लाया है ताकि वो आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में टैकल कर सके। व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हर राज्य में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल होता है, पर उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पोटेंशियल को समझने के लिए एक अच्छी गवर्नेंस और विजनरी लीडरशिप की जरूरत होती है। जब गुजरात के सीएम मोदी थे तो वो कच्छ के साल्ट डेजर्ट के पोटेंशियल को जानते थे और उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए रण उत्सव और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर खुशबू गुजरात की कैंपेन को स्टार्ट किया। इस कैंपेन के वजह से गुजरात गवर्नमेंट गुजरात के डाइवर्सिफाई कल्चर को शो करने में कामयाब हुई। अमिताभ बच्चन के स्लोगन्स कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मोक्ष का द्वार है द्वारका, मोक्ष का द्वार है द्वारका, आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई। टूरिस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड के डेटा के अनुसार इस कैंपेन के वजह से गुजरात में टूरिस्ट के आने की संख्या में 54% की वृद्धि हुई। 2018 में सरदार पटेल के 143 बर्थ एनिवर्सरी के दिन मोदी ने करीब 3,000 करोड़ के लागत से बने वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अनवील किया था, जिससे लाखों टूरिस्ट इस स्टैच्यू को देखने के लिए गुजरात विजिट की। एक रिपोर्ट के अनुसार इस स्टैच्यू के इनॉग्रेशन के दिन से लेकर जनवरी 2022 तक करीब 75 लाख लोग इस साइट को विजिट किए हैं। हालांकि मोदी चाहते थे कि जो भी टूरिस्ट यहाँ विजिट करने आए हैं वो 2 से 3 दिन तक इस पूरे लोकेशन को विजिट करें और उसी के कारण उन्होंने केवड़िया विलेज और केवड़िया टूरिज्म सर्किट को डेवलप किया। टूरिज्म सेक्टर को सस्टेनेबल वे में ग्रो करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2021 टू 2025 को अनाउंस किया है, जिसका थीम रखा गया है टूरिज्म ग्रोथ इन्वायरमेंटल प्रोस्पेरिटी। स्टेट गवर्नमेंट इस न्यू पॉलिसी के साथ वोकल फॉर लोकल जैसे विजन पर भी फोकस करेगी ताकि लोकल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। राज्य में आने वाले विदेशी टूरिस्ट को किसी भी तरह का परेशानी ना हो, उसके लिए अतिथि देवो भव जैसे कोर कंसेप्ट पर फोकस किया जाएगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने गुजरात इकोनॉमी और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इंडियन कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जायंट फॉक्सकॉन गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन की है ताकि सेमीकंडक्टर चिप्स गुजरात में मैन्युफैक्चर हो सके। दोनों कंपनीज वेदांता और फॉक्सकॉन 1,54,000 करोड़ गुजरात में इन्वेस्ट करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट के मदद से करीब 1 लाख जॉब्स गुजरात में क्रिएट होंगे। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि कार्स, मोबाइल फोन्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं वो अभी तक इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते थे और इसके लिए इंडिया को दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। पर इस सेमीकंडक्टर कंपनी के मैन्युफैक्चर होने के बाद इंडिया का डिपेंडेंस दूसरे कंट्रीज पर खत्म हो जाएगा, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरह जूनागढ़ के कोस्टल हाईवेज को डेवलप करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ₹3,580 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया है। गुजरात के सिटीज को डेवलप करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने 5 टाउन प्लानिंग स्कीम्स हाल ही में अहमदाबाद और सूरत के लिए अप्रूव किया है। इस स्कीम्स के अंतर्गत करीब 10,900 घर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ इन 5 शहरों में डेवलपमेंट के काम में और भी ज्यादा फोकस किया जाएगा। गुजरात में ग्रीन एनर्जी को पुश करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में ₹5.95 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। कंपनीज इतने पैसे को आने वाले 10 से 15 सालों में इन्वेस्ट करेगी ताकि वो 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट को सेटअप कर सके। आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने आईटीज पॉलिसी के तहत 50 डोमेस्टिक और ग्लोबल आईटी कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके मदद से आने वाले समय में 27,750 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने टेक महिंद्रा के साथ भी एक एमओयू साइन किया है, जिसके मदद से आने वाले 5 सालों में 3,000 प्रोफेशनल इंजीनियर को हायर किया जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे आप बीजेपी के 27 सालों के काम का आकलन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपका बीजेपी के 27 सालों के काम के प्रति क्या राय है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।